हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं बात करने जा रही हूँ सेल साइकिल एंड डिवीजन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो टाइम के साथ ग्रो करते हैं एंड उनकी इस ग्रोथ के पीछे जो कारण होता है वो होता है उनके सेल्स के डिवीजन का। सो आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सेल्स डिवाइड होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल। बेटा एक बात हमेशा याद रख लीजिए कि जो सेल है वो हमेशा डिवाइड होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल हर 24 आवर पे डिवाइड करता है, जो बैक्टीरियल सेल है वो हर 20 मिनट पे डिवाइड करता है, और जो ईस्ट सेल है वो हर 90 मिनट पे डिवाइड करता है, और जो अनियन रूट टिप सेल है वो 8 to 10 आवर पे डिवाइड करता है। तो मतलब वेरिंग फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज सबके सेल डिवीजन का टाइमिंग अलग अलग होता है। अगर मैं बेटा यूकैरियोटिक सेल की ही बात करूं तो हर 24 घंटे में एक बार ये डिवाइड करता है, और डिवीजन को लगभग 1 घंटा लगता है। ठीक है। अब उस सेल डिवीजन में भी कुछ कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूंगी इंटरफेज एंड एम फेज की। ठीक है। प्राइमरीली ये दोनों फेजेस होते हैं। इंटरफेज क्या है बेटा? ये दो एम फेज के बीच का फेज है। इसमें कोई एक्चुअल डिवीजन नहीं होता है। जो एक्चुअल डिवीजन होता है वो एम फेज में ही होता है। ठीक है। जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है वो सब एम फेज में होता है। इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है इस एक्चुअल सेल डिवीजन के लिए। पर ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, मतलब सेल को प्रिपेयर होने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए। मतलब 95% जो टाइम है डिवीजन का वो प्रिपरेशन में ही चला जाता है, और बाकी के जो टाइम में होता है एम फेज ही होता है जिसमें एक्चुअल डिवीजन होता है, एंड दिस वन इज द शॉर्टेस्ट फेज। इज इट क्लियर? अब बेटा इंटरफेज में ये प्रिपरेटरी फेज है, इतना तो आपको पता चल गया। अब इंटरफेज के भी फेजेस हैं, जैसे कि G1 फेज, एस फेज, G2 फेज एंड G0 फेज जो है दिस वन इज दी रेस्टिंग फेज। तो ये सारे फेजेस हम वन बाय वन समझेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसमें, सेल क्या क्या परफॉर्म करता है। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ मोड ऑफ सेल डिवीजन। ये एनसीईआरटी में नहीं है बट सभी को पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक चीज है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोटिक डिवीजन। ये देखिए तीनों ही सेल डिवीजन के अलग अलग तरीके हैं। अब अगर मैं एमाइटोसिस की बात करूं तो बेटा यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स नहीं फॉर्म होते हैं, तबकि माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन में स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? तो बेटा स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। जब भी डिवीजन होता है तो जो सेंट्रियोल है या सेंट्रोमेयर आपने सुना ही होगा, सेल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स निकालते हैं, वो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, दे सेपरेट आउट क्रोमोसोम्स, और इस तरह से डिवीजन होता है। बट ए माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स नहीं होते हैं, माइटोसिस मियोटिक में होते हैं, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सो अभी मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन के बारे में। एमाइटोटिक के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं फॉर्म होते हैं, और जो मैमेलियन कार्टिलेजस सेल्स होते हैं, कार्टिलेज वाले जो होते हैं सेल्स, जैसे कि ईयर में होता है, नोज में होता है कार्टिलेजनस टिश्यूज, तो वो एमाइटोटिकली डिवाइड करते हैं। या जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उसकी मेम्ब्रेन भी एमाइटोटिकली डिवाइड करती है। जितने भी डीजेनरेटिंग सेल्स होते हैं प्लांट के वो भी एमाइटोटिकली डिवाइड करते हैं। और माइटोसिस की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए ही डिवाइड होगा। जब भी कोई पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो उसकी जो भी डॉटर सेल है उनके पास भी वही सेम जेनेटिक डेटा होगा, जेनेटिक अमाउंट होगा जो कि उसके पेरेंट सेल के पास था। ठीक है। तो माइटोटिक इक्वेशनल डिवीजन है और इसमें स्पिंडल फाइबर यूज होते हैं। पर मियोटिक डिवीजन में ऐसा नहीं होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। अगर हम बात करें बेटा सेक्स सेल की, तो देखिए जैसे कि कोई बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, और जो मेल्स हैं वो जब अपना स्पर्म बनाते हैं तो क्या होता है बेटा? जब वो अपने स्पर्म बनाते हैं तो स्पर्म सेल्स के पास एन प्लॉइडी लेवल होता है, तबकि
मेल की बॉडी के पास 2n होता है, सेम गोज विद फीमेल ऑल्सो। फीमेल की बॉडी के पास 2n होता है, पर जब वो एक्सेल बनाती है तो उसके पास n हो जाते हैं, तो इस तरह से नंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो दिस डायग्राम इज इन एनसीईआरटी ऑल्सो, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बेटा सेल साइकिल में कौन कौन से इवेंट होते हैं। इंटरफेज की हम बात कर चुके थे कि भाई G1 फेज होता है, S होता है, G2 होता है। एम फेज में क्या होता है बेटा, जो एम फेज है उसमें ये चारों स्टेजेस तो होती हैं, ठीक है, पर ये जो एंड होता है वो किस पे होता है, साइटोकाइनेसिस पे होता है। देखिए इस चारों फेजेस में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कैरियोकाइनेसिस, और जब ये फेज एंड होता है तो साइटोकाइनेसिस करके एंड होता है। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में बेटा न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन हो जाता है, ये चीज समझिए। पर साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। So this is how AMPHAS starts with karyokinesis and ends on cytokinesis. अभी आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी जब हम वन बाय वन हम ये सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे। So let's move forward towards the interphase, the preparatory phase. तो सबसे पहली स्टेज पढ़ते हैं हम इंटरफेज की, दैट इज G1 फेज। देखिए ये प्रिपरेटरी फेज है, तो जीवन फेज में क्या है, जीवन में किसी तरह का सिंथेसिस और रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। सेल इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बना रहा है जैसे कि न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, अमाइनो एसिड, ये सब बना रहा है, पर इसमें वो किसी तरह का रेप्लिकेशन या सिंथेसिस नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? सो इस फेज में सेल ग्रो कर रहा है पर सिंथेसाइज नहीं कर रहा है। अब बेटा G1 और S के बीच में आता है क्या, G0 फेज। इसमें बेटा ये होता है रेस्टिंग फेज, तो जितने भी नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं वो इस फेज में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज या फिर क्वेसेंट फेज, ठीक है। चलिए अब इसमें भी क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहता है पर ग्रोथ नहीं करता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज एस फेज। अब दिस वन इज द सिंथेटिक स्टेज। इसमें क्या होता है, जो डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है, पर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं बेटा वो सेम ही रहते हैं। अगर डीएनए का अमाउंट 2C है सो इट विल बिकम 4C, पर अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा 46 है तो वो आगे जाके भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। आफ्टर एस फेज भी सेम ही रहेंगे। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी G2 फेज। बेटा G2 फेज में क्या होता है, यहाँ पे जो सिंथेसिस है डीएनए का वो स्टॉप हो गया, पर जो आरएनए का सिंथेसिस है वो तो चालू हो गया, ठीक है। तो इस फेज में बेटा आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। सो दिस इज हाउ इंटरफेज is completed, ठीक है। now let's move forward towards the actual division of cell, that is in M phase। तो M phase में क्या होता है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। अब देखिए इसको प्लांट सेल में जो है डिस्कवर किया था स्ट्रेट्सबर्गर ने, और एनिमल सेल में जो है डिस्कवर किया था किसने, वॉल्टर फ्लेमिंग ने एनिमल सेल में डिस्कवर किया था। इन दोनों साइंटिस्ट के नाम प्लीज आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियर डिवीजन की, जो कि अगेन होता है 4 स्टेजेस में। पहला स्टेज है बेटा प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज एंड चौथा है टीलोफेज, राइट। तो प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखिए डीपॉलीमराइजेशन ऑफ स्केलेटल माइक्रोट्यूब्यूल्स इनटू देयर प्रोटीन सब यूनिट। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो पोल्स पे जाने शुरू हो जाते हैं। मैंने बताया था ना सेंट्रियोल का क्या काम होता है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स बेटा पोल पे इस तरह से पहुंच जाते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से आ गए पोल्स पे, ठीक है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं दे स्टार्ट सराउंडिंग ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल, और क्या बनाते हैं वो, एस्टर्स बनाते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से एस्ट्रल रेस निकल रहे हैं, ठीक है। अब जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो भी अरेंज होने निकलने शुरू हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, और जो कॉइलिंग है वो भी शुरू हो जाती है इसमें, राइट।
तो इस तरह से जो है प्रोफेज स्टार्ट होता है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो शॉर्ट होने लग जाते हैं, थिक होने लग जाते हैं, अनकॉइल होते हैं। न्यूक्लियोलाइड जो होता है बेटा वो डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, जो न्यूक्लियोलाइड है इट विल स्टार्ट डिसअपियरिंग, न्यूक्लियर एनवेलप खुलने लग जाता है ना। और क्या होता है, जो स्पिंडल्स हैं वो अच्छे से अरेंज हो जाते हैं, अपने प्रॉपर शेप में आ जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से हट जाता है, क्रोमोसोम्स फिर फ्री हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रोफेज में चीजें होती हैं। देन बेटा क्या होता है, मेटाफेज आता है। अब ये जो मेटाफेज है ये बेस्ट फेज होता है क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने का। देखिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा भी गया है नीट एग्जाम में। इस फेज में क्या होता है, जैसे कि आप ये माइक्रोस्कोपिक इमेज भी देख सकते हो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज हो जाते हैं। अब ये इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, मतलब बीच में अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम सारे। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हो क्रोमोसोम अरेंज हो गया, इस तरह से बेटा क्रोमोसोम बीच में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल फेज इस तरह से है ना। और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इस तरह से क्रोमोसोम्स को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर है बेटा वो क्रोमोसोम को अटैच करते हैं विद दी हेल्प ऑफ काइनेटोकोर डिस्क। ये काइनेटोकोर क्या है, ये जो डिस्क है ये क्रोमोसोम के ऊपर होती है, यहाँ पे सेंट्रोमियर पोजीशन पे होती है, ये प्रोटीन डिस्क है। ठीक है, इसी से ही स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। और ये जो फेज होता है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ग्रेशन बोलते हैं। अब देखिए एक ड्रग है, ये कहीं एक एग्जाम में आया था तो मैंने ये इसी नोट्स में ऐड कर लिया। कॉल्चिसिन नाम की एक ड्रग है, जो कि कहाँ से आती है, लिलियल्स की फैमिली में कॉल्चिकम ऑटोमनेल नाम का एक प्लांट है, वहां से ये ड्रग एक्सट्रैक्ट होती है कॉल्चिसिन, ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करती है। ठीक है, एनीवेज मेटाफेज की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये इस तरह से इक्वेटोरियल लाइन पे अरेंज हो जाते हैं, इस पूरे सेटअप को बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। ठीक है, नाउ एनाफेज की बात करते हैं। बेटा एनाफेज में क्या होता है, अब आप देख सकते हो इस माइक्रोस्कोपिक इमेज में भी, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट हो गए। देखिए पिछले में क्या था, ये इक्वेटोरियल लाइन पे थे, पर अभी क्या हो रहा है, ये पूरे सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पोल्स पे चले गए हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होके अलग अलग पोल पे, ऑपोजिट पोल पे चले गए हैं, और जो स्पिंडल फाइबर है वो भी शॉर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब आप अगर टीलोफेज में देखोगे तो टीलोफेज में बेटा जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं। ठीक है, और जो क्रोमोसोम पहले कॉइल हो गए थे उनकी अनकॉइलिंग हो रही है, वो लंबे हो गए हैं, समझ रहे हो, लॉन्ग हो गए हैं। एंड जो बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स थे जैसे कि न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, ईआर, वो भी क्या है, आने लगे हैं, फॉर्म होने लगे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से डेवलप होने लगा है। ठीक है, और इस तरह से पूरी एकदम अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, दोबारा से क्रोमोसोम का अरेंजमेंट हो रहा है, और जो सिंचियम है डज नॉट लीड साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस न्यूमरस न्यूक्लियाई इन अ सेल। अब देखिए ये जो टर्म है सिंचियम, ये सिंचियम बेटा उसको बोला जाता है कि जब किसी एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हो, है ना, व्हेन अ सेल बिकम मल्टी न्यूक्लिएट देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिंचियम। ज्यादातर प्लांट्स में हमको ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। सो दिस स्टेज, ऑन दिस स्टेज वी कैन सी दी सिंचियम कंडीशन। और यहाँ पे अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हुआ है, इसलिए ये न्यूक्लियोटिक कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। सो जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, ये जो सेल हैं ये इस तरह से अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये दो सेल हो जाएंगे, यूनिन्यूक्लिएट हो जाएंगे, डॉटर सेल। ठीक है, अभी क्या है, डिवीजन हुआ है, टीलोफेज में डिवीजन हुआ है, दो न्यूक्लियाई बन गए हैं ऑलमोस्ट, पर जो साइटोप्लाज्म है बेटा उनका डिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है, सो दिस स्टेज इज कॉल्ड सिंटियम। टीलोफेज में हमको एक सिंटियम देखने को मिलता है, क्योंकि अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। पर जब ये एम फेज पूरी तरह से कंप्लीट होगा बेटा, तो
साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और एक सेल डिवीजन से ये दो हमें डॉटर सेल देखने को मिलेंगी। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट दी माइटोटिक साइकिल। अब इस माइटोसिस की क्या सिग्निफिकेंस होती है? देखिए, एक तो ये सेल साइज को मेंटेन करता है, लिविंग बींग्स की बॉडी को ग्रो करता है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है, कभी चोट वोट लग जाती है तो उसमें भी माइटोटिक डिवीजन से ही हमारे जो न्यू सेल्स हैं वो ग्रो होते हैं, हीलिंग होती है, रीजनरेशन होता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? सो दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। अब इसके बाद बेटा हमें मियोटिक डिवीजन भी पढ़ना है, बट वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ कंटिन्यू करना चाहूंगी। अभी के लिए इतना ही। एंड दिस क्वेश्चन इज इन होमवर्क, दिस वन इज ऑल्सो इन होमवर्क, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।